दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी थ्रिलर स्टोरीज में। आज मैं आपको एक बेहद रोमांचक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो कि है मायापुर का अभिशाप, एक खूनी रहस्य। ये कहानी रियल घटनाओं से जुड़ा हुआ है, तो कृपया अंत तक सुने और कमेंट करके अपनी राय बताएं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रात के सन्नाटे को चीरती हुई अयान की जीप कच्ची सड़क पर दौड़ रही थी। हेडलाइट की रोशनी घने पेड़ों के बीच से छनकर आती हुई किसी डरावनी परछाई की तरह लग रही थी। अयान के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, उसके बचपन के दोस्त समीर का आखिरी फोन कॉल। समीर की आवाज में वो खौफ था जिसे अयान ने पहले कभी नहीं सुना था। अयान, यहां सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। ये लोग इंसान नहीं है। और फिर फोन कट गया। 2 दिन बाद समीर की लाश एक पुराने कुएं में मिली, लेकिन पुलिस ने इसे एक हादसा बताकर मामला रफा दफा कर दिया। मायापुर गांव के प्रवेश द्वार पर एक पुराना जर्जर पत्थर का बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। अयान ने एक ठंडी सांस ली और जीप को आगे बढ़ा दिया। गांव की गलियां सुनसान थीं, जैसे कोई रूहानी ताकत वहां का दम घोंट रही हो। उसने अपनी जीप एक पुराने गेस्ट हाउस के सामने रोकी। वहां का चौकीदार, एक बूढ़ा आदमी जिसकी एक आंख सफेद थी, उसे घूरते हुए बोला, साहब, यहां जो आता है वो वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। बेहतर होगा आप अगली सुबह होते ही निकल जाए। अयान ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपने कमरे में चला गया। कमरे की दीवारें सीलन से भरी थीं और वहां से एक अजीब सी सड़न की बदबू आ रही थी। आधी रात को अयान की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई दीवार के पीछे सिसक रहा हो। उसने टॉर्च चलाई और आवाज का पीछा करने लगा। वो आवाज उसे गेस्ट हाउस के पिछले हिस्से में ले गई, जहां एक पुराना बंद पड़ा तहखाना था। तहखाने का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। जैसे ही अयान अंदर दाखिल हुआ, उसे जमीन पर खून से लथपथ समीर की डायरी मिली। डायरी का आखिरी पन्ना आधा फटा हुआ था, लेकिन उस पर खून से एक नाम लिखा था, विक्रांत। जैसे ही अयान ने वो नाम पढ़ा, पीछे से किसी ने भारी वार किया और अयान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसकी आंख खुली तो वो एक बंद कमरे में था, जहां चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं और सामने एक नकाबपोश आदमी खड़ा था। अयान की आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन कानों में एक अजीब सी भनभनाहट गूंज रही थी। सिर के पिछले हिस्से में उठने वाला तेज दर्द उसे ये एहसास दिला रहा था कि वो अब भी जिंदा है। जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो कमरे में मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी नाच रही थी। हवा में कपूर और सड़न की मिलीजुली गंध थी। उसके हाथ पांव लोहे की जंजीरों से नहीं, बल्कि खुरदरी जूट की रस्सियों से बंधे थे। सामने वही नकाबपोश खड़ा था, जिसके हाथ में एक लंबी पीतल की छुरी थी। उस शख्स की आंखों में कोई इंसानियत नहीं थी, बस एक ठंडा सन्नाटा था। अयान ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। अचानक कमरे के बाहर से एक भारी घंटी की आवाज गूंजी, टन टन टन। वो नकाबपोश ठिठका। उसने एक आखिरी बार अयान को घूरकर देखा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजे पर भारी ताला जड़ने की आवाज आई। अयान जानता था कि उसके पास समय बहुत कम है। उसने अपने शरीर को झटके से हिलाया। गनीमत यह थी कि रस्सियां उतनी मजबूती से नहीं बंधी थीं जितनी दिख रही थीं। शायद हमलावर को लगा था कि वो बेहोशी की हालत में घंटों पड़ा रहेगा। उसने पास पड़ी एक टूटी हुई कांच की शीशी के टुकड़े की ओर खुद को घसीटा। कांच के उस नुकीले टुकड़े से अपनी कलाइयों की रस्सियों को काटना किसी नरक से गुजरने जैसा था।
हर रगड़ के साथ उसकी त्वचा छिल रही थी, लेकिन मौत का डर दर्द से कहीं बड़ा था। लगभग 10 मिनट की जद्दोजहद के बाद उसके हाथ आजाद हुए। उसने फुर्ती से अपने मुंह का कपड़ा हटाया और पैरों की रस्सियां खोली। कमरे के कोने में उसका बैग पड़ा था, जिसमें समीर की वो आधी फटी हुई डायरी और उसकी टॉर्च सुरक्षित थी। उसने बिना देर किए कमरे की एकमात्र खिड़की की ओर देखा, जो काफी ऊंचाई पर थी और जिस पर लोहे की छड़ें लगी थी। लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। दीवार की सीलन की वजह से ईंटें कमजोर हो चुकी थीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक छड़ को हिलाया और वो चरमराकर बाहर निकल आई। अयान उस तंग खिड़की से बाहर निकला और सीधे कटीली झाड़ियों में जा गिरा। वो गेस्ट हाउस का पिछला हिस्सा था, जहां घना जंगल शुरू होता था। वो तब तक भागता रहा जब तक कि उसके फेफड़े जवाब नहीं देने लगे। अंततः वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुका और अपनी टॉर्च जलाई। उसमें कांपते हाथों से समीर की डायरी निकाली। डायरी के पहले कुछ पन्ने सामान्य थे। समीर के शोध, गांव की मिट्टी के नमूने और लोकगीतों के बारे में जानकारी। लेकिन 14 अगस्त की तारीख से लिखावट बदल गई थी। लिखावट अब साफ नहीं थी, जैसे समीर ने बहुत जल्दबाजी और घबराहट में लिखा हो। डायरी का वो हिस्सा जिसे अयान ने पहले नहीं पढ़ा था, अब उसके सामने था। समीर ने लिखा था, मायापुर कोई साधारण गांव नहीं है। यहाँ की जमीन के नीचे एक प्राचीन मंदिर दबा हुआ है, जो किसी देवता का नहीं बल्कि अघोर का है। गांव के लोग जिसे आशीर्वाद कहते हैं, वो असल में एक समझौता है। हर 20 साल में गांव को बचाने के लिए एक बाहरी की बलि दी जाती है। लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार बलि किसी अजनबी की नहीं, बल्कि उस खून की होनी है जो यहां से भाग गया था। अयान के रोंगटे खड़े हो गए। आगे पन्ने पलटते ही उसे एक धुंधली तस्वीर मिली। वो तस्वीर एक पुराने अखबार की कटिंग थी, जो लगभग 25 साल पुरानी लग रही थी। खबर की सुर्खी थी, मायापुर के जमींदार का छोटा बेटा लापता, घर में मिली 2 लाशें। तस्वीर में एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ खड़ा था। अयान के हाथ कांपने लगे। उस बच्चे के गले में एक अजीब सा जन्म चिन्ह था, जो ठीक वैसा ही था जैसा अयान के अपने कंधे पर था। समीर ने डायरी के कोने में छोटे अक्षरों में लिखा था, अयान, तुम्हें यहां कभी नहीं आना चाहिए था। वे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। विक्रांत आ रहा है। अयान को समझ नहीं आ रहा था कि समीर को ये सब कैसे पता चला, और ये विक्रांत कौन है। क्या विक्रांत वही नकाबपोश था, या फिर वो इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड? जैसे ही अयान ने डायरी बंद की, उसे अपने पीछे सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने झटके से टॉर्च बुझाई और पेड़ के पीछे छिप गया। अंधेरे में उसे 2 लाल आंखें चमकती हुई दिखाई दी। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक विशाल शिकारी कुत्ता था, जिसकी लार तपक रही थी। उसके गले में एक पट्टा था, जिस पर पीतल की घंटी लटकी थी। वही घंटी जिसकी आवाज उसने कमरे में सुनी थी। कुत्ते ने एक डरावनी गुर्राहट की और अयान की ओर छलांग लगा दी। अयान ने अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ढलान की ओर दौड़ लगा दी। भागते भागते वो एक अयान के रोंगटे खड़े हो गए। आगे पन्ने पलटते ही उसे एक धुंधली तस्वीर मिली। वो तस्वीर एक पुराने अखबार की कटिंग थी, जो लगभग 25 साल पुरानी लग रही थी। खबर की सुर्खी थी, मायापुर के जमींदार का छोटा बेटा लापता, घर में मिली 2 लाशें। तस्वीर में एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ खड़ा था। अयान के हाथ कांपने लगे। उस बच्चे के गले में एक अजीब सा जन्म चिन्ह,
था जो ठीक वैसा ही था जैसा अयान के अपने कंधे पर था। समीर ने डायरी के कोने में छोटे अक्षरों में लिखा था, अयान, तुम्हें यहां कभी नहीं आना चाहिए था। वे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। विक्रांत आ रहा है। अयान को समझ नहीं आ रहा था कि समीर को ये सब कैसे पता चला, और ये विक्रांत कौन है? क्या विक्रांत वही नकाबपोश था, या फिर वो इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड? जैसे ही अयान ने डायरी बंद की, उसे अपने पीछे सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने झटके से टॉर्च बुझाई और पेड़ के पीछे छिप गया। अंधेरे में उसे दो लाल आंखें चमकती हुई दिखाई दी। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक विशाल शिकारी कुत्ता था जिसकी लार टपक रही थी। उसके गले में एक पट्टा था जिस पर पीतल की घंटी लटकी थी, वही घंटी जिसकी आवाज उसने कमरे में सुनी थी। कुत्ते ने एक डरावनी गुर्राहट की और अयान की ओर छलांग लगा दी। अयान ने अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ढलान की ओर दौड़ लगा दी। भागते भागते वो एक ढलान से फिसला और सीधे एक दलदली इलाके में जा गिरा। कीचड़ की सड़न और अंधेरे के बीच उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। उस दलदल के चारों ओर कई इंसानी खोपड़ियां गड़ी हुई थी, जिन पर सिंदूर से वी का निशान बना था। वी यानी विक्रांत। अयान को अब समझ आ गया था कि समीर की मौत कोई हादसा नहीं थी। समीर को इसलिए मारा गया क्योंकि उसने उस राज को जान लिया था जिसे ये गांव सदियों से दफन किए हुए था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि अयान का इस गांव से क्या रिश्ता था? क्या उसके माता पिता ने उसे इस नरक से बचाने के लिए शहर भेज दिया था, या फिर वो खुद इस शापित खेल का एक मोहरा था? अचानक जंगल का सन्नाटा एक कर्कश हंसी से गूंज उठा। भागो अयान, जितना भाग सकते हो भागो, क्योंकि शिकार जितना थकता है उसका मांस उतना ही मीठा होता है। यह आवाज पेड़ों के बीच से आ रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अयान ने अपनी टॉर्च फिर से जलाई और जो उसने देखा उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। सामने एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे गांव के लोग भूतिया कहकर बुलाते थे, और उस हवेली के मुख्य द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, स्वागत है छोटे भाई। हवेली के मुख्य द्वार पर लिखा वो संदेश, स्वागत है छोटे भाई, अयान के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी थीं, जिससे धूल भरी हवा में मिट्टी और पुरानी लकड़ी की गंध और गहरी हो गई थी। अयान के पास पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। पीछे जंगल में वो शिकारी कुत्ता और नकाबपोश शिकारी घात लगाए बैठे थे। उसने भारी नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा बिना किसी शोर के खुल गया, जिसे वो सदियों से अयान के ही आने का इंतजार कर रहा हो। भीतर कदम रखते ही एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका उससे टकराया। हवेली का हॉल किसी पुराने राजमहल जैसा था, लेकिन चारों ओर मकड़ी के जालों और धूल की मोटी परत जमी थी। दीवार पर टंगे बड़े बड़े आदमकद चित्रों में से तेल के रंगों की चमक अब धुंधली पड़ चुकी थी, लेकिन उन चित्रों में बनी आंखें जैसे अयान का पीछा कर रही थीं। अयान की टॉर्च की रोशनी एक विशाल सीढ़ी पर पड़ी जो ऊपर के कमरों की ओर जाती थी। अचानक ऊपर से किसी के धीमे कदमों की आवाज आई। कौन है? अयान की आवाज हॉल में गूंजी, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। तभी उसे एक कमरे से मध्यम रोशनी दिखाई दी। वो कमरा शायद इस हवेली की लाइब्रेरी थी। वहां हजारों पुरानी किताबें और नक्शे बिखरे पड़े थे। कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गोल मेज था जिस पर मोमबत्तियां जल रही थीं। मेज के पास एक व्हीलचेयर पर एक बहुत ही बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी त्वचा कागज की तरह पतली और झुर्रियों से भरी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं
जैसे वो अंधा हो। लेकिन जैसे ही अयान कमरे में दाखिल हुआ, बूढ़े ने अपना सिर उसकी दिशा में घुमा लिया। तुम आ गए अयान। 24 साल, 7 महीने और 12 दिन। इतना समय लगा तुम्हें अपने घर लौटने में। बूढ़े की आवाज सूखी पत्तियों के सरसराने जैसी थी। अयान चिटक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। आप कौन हैं? और आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया, जिससे उसके चेहरे की झुर्रियां और भयावह लगने लगीं। मैं इस हवेली का रखवाला हूं और कभी तुम्हारे पिता का सबसे करीबी सलाहकार हुआ करता था। लोग मुझे काका कहते हैं। तुम्हारा नाम मैं क्यों ना जानूं? तुम्हारी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो इसी मायापुर की मिट्टी का है। लेकिन अफसोस, जिस खून को रक्षक बनना था उसे आज बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अयान ने मेज पर पड़ी एक पुरानी धूल भरी फाइल उठाई। उसमें उसके बचपन की तस्वीरें थीं और साथ ही उसके माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र भी। काका ने बताना शुरू किया कि कैसे अयान के पिता ने इस गांव की अघोर परंपरा को रोकने की कोशिश की थी। मायापुर की खुशहाली के पीछे एक काला सौदा था। हर 20 साल की अमावस्या पर गांव का सबसे शक्तिशाली परिवार अपने वंश के एक सदस्य की बलि देता था, ताकि अघोर देवता शांत रहें और गांव पर अकाल न पड़े। अयान के पिता ने इस परंपरा को तोड़ने का फैसला किया, पर अपने छोटे बेटे यानी अयान को शहर भेज दिया। लेकिन इस बगावत की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और विक्रांत? अयान ने कांपती आवाज में पूछा। काका की आंखों में खौफ तैर गया। विक्रांत तुम्हारा बड़ा भाई है अयान। वो उस रात नहीं बच सका। अभोर के पुजारियों ने उसे अपनी अंधेरी दुनिया का हिस्सा बना लिया। अब वो न इंसान है, न शैतान। वो इस परंपरा का नया रखवाला है और कल रात अमावस्या है। उसे अपनी शक्ति पूरी करने के लिए तुम्हारे खून की जरूरत है। तभी हवेली के बाहर जोर से बिजली कड़की। खिड़की के बाहर अयान ने देखा कि मशाले लिए सैकड़ों गांव वाले हवेली को घेर रहे थे। उनके हाथों में दरांती, कुल्हाड़ी और भाले थे। उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, बस एक अजीब सा उन्माद था। वे सब एक ही सुर में कुछ गुनगुना रहे थे, एक मंत्र जो हवा में भारीपन भर रहा था। अयान समझ गया कि वो फंस चुका है। काका ने उसे एक गुप्त रास्ते की ओर इशारा किया, जो लाइब्रेरी की एक अलमारी के पीछे खुलता था। जाओ अयान, इस सुरंग से तुम सीधे गांव के पुराने मंदिर के पीछे निकलोगे। वहां तुम्हें वो हथियार मिलेगा जो विक्रांत को रोक सकता है। लेकिन याद रखना, कल रात के 12 बजते ही ये धरती फटेगी और अघोर जाग जाएगा। अयान ने समीर की डायरी उठाई और उस अंधेरी सुरंग में कूद गया। पीछे से उसे काका की चीख सुनाई दी और फिर भारी कदमों की आहट। शायद विक्रांत हवेली में दाखिल हो चुका था। सुरंग तंग और बदबूदार थी। अयान अपने घुटनों के बल रेंग रहा था, जबकि उसके पीछे से किसी के फुफकारने की आवाज आ रही थी। वो आवाज इंसान की नहीं लग रही थी। सुरंग की दीवारों पर पुरानी नक्काशी थी, जिसमें इंसानी बलि के दृश्यों को दर्शाया गया था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे ढोल की थाप सुनाई देने लगी। अमावस्या की तैयारी शुरू हो चुकी थी। अचानक सुरंग का रास्ता एक बड़े गुंबद जैसे हॉल में जाकर खुला। वहां का नजारा देखकर अयान का कलेजा मुंह को आ गया। हॉल के बीच में एक पत्थर की वेदी थी और उस पर समीर की लाश रखी थी। समीर की छाती पर वही वी का निशान बना था। अयान को एहसास हुआ कि विक्रांत ने समीर को सिर्फ मारा नहीं था, बल्कि उसे एक संदेश के तौर पर इस्तेमाल किया था। तभी ऊपर से एक भारी आवाज गूंजी। घूम दो उसे, वो यहीं कहीं है।
मेरा भाई घर लौट आया है, उसका स्वागत भव्य होना चाहिए। ये विक्रांत की आवाज थी, जो अब अयान के बहुत करीब थी। अयान उस खौफनाक गुंबद वाले हॉल में समीर की लाश के सामने खड़ा था। विक्रांत की आवाज अभी भी हवा में गूंज रही थी। उसे लगा कि वो किसी भी पल पकड़ा जा सकता है। समीर की बेजान आंखों में अभी भी वही खौफ कैद था जो उसने आखिरी फोन कॉल के समय महसूस किया होगा। अयान ने एक भारी मन से समीर की आंखों को बंद किया और उसकी जेब टटोली। उसे वहां से एक छोटी सी चाबी मिली जिस पर एक अजीब सा प्रतीक बना था। समय बर्बाद न करते हुए अयान ने उस हॉल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। उसे एक छोटी सी लोहे की सीढ़ी दिखाई दी जो ऊपर की ओर जाती थी। वो सावधानी से ऊपर चढ़ा और एक भारी ढक्कन को हटाकर बाहर निकला। वो गांव के पुराने जर्जर मंदिर के गर्भगृह के ठीक पीछे था। रात अपने चरम पर थी और बारिश और तेज हो गई थी, जैसे प्रकृति भी आने वाली तबाही पर रो रही हो। अयान को अब किसी भी तरह पुलिस से संपर्क करना था। यद्यपि काका ने कहा था कि पूरा गांव इस साजिश में शामिल है, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कानून भी इतना अंधा हो सकता है। वो छिपते छिपाते गांव की मुख्य सड़क पर आया। दूर उसे पुलिस स्टेशन का बोर्ड दिखाई दिया। स्टेशन छोटा था और वहां केवल एक ही जीप खड़ी थी। अयान हांफते हुए अंदर दाखिल हुआ। वहां एक हवलदार कुर्सी पर पसरा हुआ ऊँग रहा था। अयान ने मेज को जोर से थपथपाया। हवलदार हड़बड़ाकर उठा। क्या है, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? हवलदार ने झुंझलाते हुए पूछा। अयान ने सांस फुलाते हुए कहा, मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। एक मर्डर हुआ है, समीर का, और मेरी जान को भी खतरा है। हवलदार ने उसे अचरज से देखा और फिर अंदर के कमरे की ओर इशारा किया। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह एक भारी भरकम आदमी था, जिसकी मूछें ताव खाई हुई थीं। वो अपनी मेज पर बैठा कुछ फाइलें देख रहा था। अयान ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। समीर की मौत, डायरी, हवेली, काका और विक्रांत के बारे में। इंस्पेक्टर रंजीत ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। जब अयान चुप हुआ तो रंजीत हल्का सा हंसा। नौजवान, तुम बहुत डरे हुए हो। ये मायापुर है, यहाँ की अपनी परंपराएं हैं। तुम शहरी लोग इन सब बातों को नहीं समझोगे। समीर की मौत एक हादसा थी और विक्रांत नाम का कोई आदमी यहां नहीं रहता। तुम बस आराम करो। अयान को गहरा धक्का लगा। लेकिन मैंने खुद उसकी आवाज सुनी है। उसने समीर को मारा है। आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? रंजीत की आंखों में अचानक एक ठंडी चमक आ गई। क्योंकि जो अघोर चाहता है वही यहां होता है, और इस बार अघोर तुम्हें चाहता है। इससे पहले कि अयान कुछ समझ पाता, रंजीत ने अपनी दराज से एक छोटी सी शीशी निकाली और उसमें से एक अजीब सा धुआं अयान के मुंह पर छोड़ दिया। अयान को चक्कर आने लगे और वो जमीन पर गिर पड़ा। जब अयान की आंख खुली तो वो एक हवालात में बंद था। उसके हाथ पांव बंधे नहीं थे, लेकिन हवालात का दरवाजा भारी लोहे का था। बाहर इंस्पेक्टर रंजीत सिंह और वही नकाबपोश आदमी खड़ा था। अब नकाबपोश ने अपना नकाब हटा दिया था। उसका चेहरा आधा जला हुआ और डरावना था। वो विक्रांत था, अयान का सगा भाई। देखो रंजीत, मेरा छोटा भाई कितना मासूम लगता है। विक्रांत की आवाज में एक अजीब सी नफरत और प्यार का मिश्रण था। रंजीत ने सर झुकाकर कहा, जी मालिक, अब बस कुछ ही घंटे बाकी है। विक्रांत ने हवालात की सलाखों के पास आकर अयान को घूर कर देखा। तुम्हें लगता था कि तुम शहर भागकर बच जाओगे। हमारे माता पिता ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दी, लेकिन वे अघोर के विधान को नहीं बदल सके। तुम्हारी बलि से मुझे वो शक्ति मिलेगी जिससे मैं न केवल इस गांव पर बल्कि पूरी दुनिया पर राज करूंगा। अयान के पास कहने को कुछ नहीं था,
वो उस रक्षक पुलिस के हाथों फंस गया था जो खुद भक्षक बन चुका था। विक्रांत और रंजीत के जाने के बाद अयान ने हवालात से निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। हवा में ढोल की आवाज अब और तेज हो गई थी। अमावस्या की रात शुरू हो चुकी थी। उसे याद आया कि समीर की जेब से मिली चाबी उसके पास ही थी। उसने हवालात के ताले को ध्यान से देखा। ताला बहुत पुराना था। उसने चाबी को ताले में डाला। चाबी फिट तो बैठ गई, लेकिन वो घूम नहीं रही थी। अयान ने अपनी पूरी ताकत लगाई और चाबी के साथ अपने कंधे से दरवाजे को धक्का दिया। एक तेज क्लिक की आवाज के साथ ताला खुल गया। अयान हवालात से बाहर निकला। स्टेशन खाली था। उसने एक बंदूक और कुछ कारतूस उठाए और स्टेशन के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। उसे अब उस हथियार को ढूंढना था जिसके बारे में काका ने बताया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो हथियार कहाँ है। समीर की डायरी ही एकमात्र सहारा थी। उसने डायरी खोली और आखिरी फटे हुए पन्ने को ध्यान से देखा। उस पर एक नक्शा बना था जो मंदिर के गुप्त तहखाने की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन वो तहखाना उस हॉल से अलग था जहां समीर की लाश थी। अयान को एक बार फिर उसी अंधेरे मंदिर की ओर जाना था जहां अब सैकड़ों गांव वाले उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे। पुलिस स्टेशन से भागने के बाद अयान की सांसें धौंकनी की तरह चल रही थीं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बादलों की गर्जना ऐसी थी मानो आसमान फट जाएगा। अयान ने स्टेशन से जो रिवॉल्वर उठाई थी उसे मजबूती से पकड़ा और मंदिर की ओर जाने वाले गुप्त रास्ते पर चल पड़ा। समीर की डायरी में बना नक्शा उसे मंदिर के पिछले हिस्से में स्थित एक पुराने बरगद के पेड़ की ओर ले गया। उस पेड़ की जड़ें इतनी विशाल और उलझी हुई थीं कि उन्होंने एक छोटी सी गुफा जैसी आकृति बना ली थी। नक्शे के अनुसार यही वो प्रवेश द्वार था जो मंदिर के सबसे निचले और प्रतिबंधित तहखाने की ओर जाता था। अयान ने अपनी टॉर्च चलाई और उन जड़ों के बीच से नीचे उतरना शुरू किया। नीचे का तापमान अचानक गिर गया। दीवारों पर काई जमी थी और वहां की हवा में सदियों पुरानी धूल की गंध थी। जैसे जैसे वो नीचे गया, उसे एहसास हुआ कि ये कोई साधारण तहखाना नहीं, बल्कि एक प्राचीन शमशान घाट जैसा था। चारों ओर पत्थर के ताबूत रखे थे। अयान ने एक ताबूत पर जमी धूल हटाई तो उसका कलेजा कांप उठा। उस पर उसके दादा का नाम लिखा था। वो आगे बढ़ा तो उसे दो और ताबूत मिले, उसके माता और पिता के। उनके ताबूतों के बीच में एक छोटा सा खाली स्थान था जिस पर अयान लिखा हुआ था। विक्रांत ने उसके लिए पहले से ही कब्र तैयार कर रखी थी। अयान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन दुख से ज्यादा उसके अंदर अब क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी। तभी उसे दीवार पर कुछ नक्काशी दिखी। वो एक चित्रकथा थी जो मायापुर के जमींदार परिवार के पतन को दर्शा रही थी। चित्र में दिखाया गया था कि कैसे अयान के पूर्वजों ने अघोर नाम की एक तामसिक शक्ति से समझौता किया था ताकि गांव की फसलें कभी न सूखे। समझौते की शर्त थी हर पीढ़ी के बड़े बेटे का समर्पण। अयान के पिता ने इस चक्र को तोड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने विक्रांत को बचाने की कोशिश की, लेकिन अघोर के पुजारियों ने विक्रांत को बचपन में ही अगवा कर लिया और उसे अंधेरी गुफाओं में पाल पोस कर एक नर पिशाच बना दिया। अयान को समझ आया कि विक्रांत उससे नफरत क्यों करता था। विक्रांत को लगा कि उसे नरक में छोड़ दिया गया, जबकि अयान को शहर की चकाचौंध में सुरक्षित भेज दिया गया। तहखाने के अंत में एक विशाल पत्थर का दरवाजा था जिस पर वही प्रतीक बना था जो समीर की चाबी पर था। अयान ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। दरवाजा भारी शोर के साथ खुला। अंदर एक छोटा सा कक्ष था जिसके बीचों बीच एक चांदी की संदूक रखी थी। जैसे ही अयान ने संदूक खोला,
उसे वहां एक प्राचीन खंजर मिला जिसकी मूठ पर नीलम जड़ा था। यही वो अस्त्र था जिसके बारे में काका ने बताया था। खंजर के साथ एक छोटा सा चर्म पत्र भी था जिस पर लिखा था, अघोर का अंत केवल उस रक्त से हो सकता है जो पवित्र हो, लेकिन जिसका मूल वही अंधकार हो। यानी केवल अयान ही विक्रांत और इस शाप को खत्म कर सकता था। अचानक पीछे से एक ठंडी हंसी गूंजी। तो तुमने उसे ढूंढ ही लिया छोटे भाई। अयान पलटा तो देखा कि विक्रांत वहां खड़ा था। उसके पीछे इंस्पेक्टर रंजीत और दर्जनों मशालधारी गांव वाले थे। विक्रांत के चेहरे का जला हुआ हिस्सा मशाल की रोशनी में और भी भयानक लग रहा था। पिताजी हमेशा तुम्हें ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने तुम्हें रोशनी दी और मुझे ये सड़ांत भरी गुफाएं। लेकिन आज ये खंजर मेरा होगा और तुम्हारा खून अघोर की प्यास बुझाएगा। विक्रांत ने एक इशारा किया और रंजीत ने अपनी बंदूक अयान पर तान दी। अयान ने खंजर को अपनी कमीज के अंदर छिपाया और अपनी रिवॉल्वर बाहर निकाली। पीछे हट जाओ विक्रांत, ये पागलपन बंद करो। समीर तुम्हारा दुश्मन नहीं था। विक्रांत ने एक भयानक दहाड़ मारी जो किसी जानवर जैसी थी। समीर एक कीड़ा था जो मेरे रास्ते में आ गया और अब तुम भी वही गलती कर रहे हो। इससे पहले कि अयान गोली चला पाता, रंजीत ने एक पत्थर अयान के हाथ पर मारा जिससे रिवॉल्वर दूर जा गिरी। गांव वालों ने अयान को दबोच लिया। विक्रांत ने अयान के गले को अपने फौलादी हाथों से भींचा। कल सुबह का सूरज तुम नहीं देखोगे अयान। अमावस्या की आधी रात होने ही वाली है। चलो, बलि की वेदी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अयान को घसीटते हुए ऊपर ले जाया गया। बाहर ढोल की आवाज अब पागलपन की हद तक तेज हो चुकी थी। पूरा गांव मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा था। उनकी आंखें खून की प्यासी थीं। अयान को वेदी पर लिटा दिया गया जहां उसके हाथ पैर जंजीरों से जकड़ दिए गए। ऊपर आसमान में चांद पूरी तरह गायब था। अमावस्या की सबसे काली रात। मंदिर का प्रांगण अब किसी शमशान जैसा लग रहा था जहां जीवित लोग लाशों की तरह मंत्रमुग्ध होकर झूम रहे थे। अयान पत्थर की ठंडी वेदी पर जकड़ा हुआ था। आसमान में बादल गरज रहे थे, लेकिन बारिश अब थम चुकी थी, जैसे कुदरत भी उस खौफनाक मंजर को देखने के लिए सांस रोककर खड़ी हो। गांव वाले एक स्वर में अघोर अघोर का जाप कर रहे थे। उनकी आंखों में इंसानियत की जगह एक जंगली चमक थी। मशालों की रोशनी में अयान ने देखा कि इंस्पेक्टर रंजीत सिंह अब पुलिस की वर्दी उतारकर एक काले चोगे में खड़ा था। वो कानून का रखवाला नहीं, बल्कि इस खूनी पंथ का मुख्य पुजारी था। विक्रांत धीरे धीरे अयान की ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक बड़ा पीतल का कटोरा था। डर रहे हो अयान? विक्रांत की आवाज में एक अजीब सी लज्जत थी। उसने अयान के चेहरे पर अपना हाथ फेरा। उसका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा और बेजान था। अयान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जंजीरों को झटके दिए, लेकिन वे टस से मस नहीं हुई। उसकी कमीज के भीतर छिपा वो प्राचीन नीलम जड़ा खंजर उसकी पसलियों में चुभ रहा था, लेकिन उसके हाथ पीछे की ओर बंधे थे। तुम इसे पागलपन कहते हो? विक्रांत ने चिल्लाकर गांव वालों की ओर इशारा किया। लेकिन देखो इन लोगों को, ये भूखे नहीं मरते, इन्हें बीमारियां नहीं छूती। क्यों? क्योंकि अघोर इन्हें सुरक्षा देता है, और उस सुरक्षा की कीमत है तुम्हारा बलिदान। तभी रंजीत ने एक ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक मंदिर की जमीन थरथराने लगी। मंदिर के गर्भगृह से एक काली छाया बाहर निकली और विक्रांत के चारों ओर लिपटने लगी। अयान की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो छाया कोई रूह नहीं थी,
बल्कि हजारों काले बिच्छू और कीड़े थे जो विक्रांत के शरीर से निकल रहे थे। विक्रांत! अयान चीखा। तुम मेरा भाई नहीं हो सकते। तुम क्या बन गए हो? विक्रांत जोर से हंसा। उसकी हंसी अब इंसानी नहीं लग रही थी। तुम्हारा भाई तो उसी रात मर गया था जब पिताजी ने उसे अंधेरे के हवाले किया था। मैं वो हूं जो उस अंधेरे से जन्मा है। मैं अघोर का अंश हूं। अयान को अब समझ आया कि काका ने क्या छिपाया था। विक्रांत अब केवल एक इंसान नहीं था, बल्कि वो उस प्राचीन शक्ति का पात्र बन चुका था। जैसे ही रंजीत ने बलि का इशारा किया, विक्रांत ने अयान की छाती पर अपना घुटना टिका दिया और एक छोटी छुरी से अयान के हाथ की नस पर एक चीरा लगाया। खून की एक पतली धार उस पत्थर की वेदी पर बनी नालियों में बहने लगी। जैसे ही खून पत्थर की गहराई में पहुंचा, पूरी हवेली और मंदिर के नीचे से एक डरावनी गूंज सुनाई दी। अयान को महसूस हुआ कि उसकी चेतना धुंधली पड़ रही है, लेकिन तभी उसे समीर की डायरी की एक बात याद आई। अघोर का अंत केवल उस रक्त से हो सकता है जो पवित्र हो, लेकिन जिसका मूल वही अंधकार हो। अयान ने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर के उस गुस्से और दर्द को महसूस किया जो उसके परिवार के विनाश से जन्मा था। उसने अपनी कलाई को मोड़ा और अपनी उंगलियों से उस खंजर की मूठ को छूने की कोशिश की जो उसकी कमीज के नीचे फंसा था। दर्द असहनीय था, क्योंकि घाव से खून लगातार बह रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे ही विक्रांत ने अंतिम प्रहार के लिए अपनी छुरी उठाई, अयान ने एक झटके के साथ अपने बंधे हुए हाथों से वो खंजर बाहर निकाला। जंजीरों के बीच से हाथ निकालना लगभग नामुमकिन था, लेकिन खंजर के नीलम से निकलने वाली नीली रोशनी ने लोहे की जंजीरों को मोम की तरह पिघला दिया। ये क्या है? विक्रांत पीछे हटा। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। अयान वेदी से खड़ा हुआ। उसका हाथ लहूलुहान था, लेकिन खंजर की चमक उस अंधेरी रात में किसी सूरज की तरह जल रही थी। रंजीत चिल्लाया, इसे रोको! ये पवित्र अस्त्र है, इसे खत्म करो! गांव वाले अपनी दरांती और कुल्हाड़ियां लेकर अयान की ओर लपके। अयान ने खंजर को हवा में घुमाया और उससे निकलने वाली एक नीली तरंग ने पहले घेरे के हमलावरों को पीछे फेंक दिया, लेकिन वो जानता था कि असली लड़ाई अभी बाकी है। विक्रांत का शरीर अब आकार बदलने लगा था। वो और भी विशाल और डरावना होता जा रहा था। तुमने बहुत बड़ी गलती की छोटे भाई, विक्रांत ने गरजते हुए कहा। अब मैं तुम्हें धीरे धीरे मारूंगा। अयान ने खंजर को मजबूती से पकड़ा। उसे पता था कि उसके पास केवल एक मौका है। आधी रात का आखिरी घंटा बजने ही वाला था। अगर उसमें 12 बजने से पहले विक्रांत के दिल में ये खंजर नहीं उतारा, तो अघोर पूरी तरह जाग जाएगा और फिर उसे कोई नहीं रोक पाएगा। मंदिर का प्रांगण अब किसी रणभूमि में तब्दील हो चुका था। नीलम जड़े खंजर की नीली रोशनी और मशालों की लाल लपटें आपस में टकरा रही थीं। विक्रांत, जो अब एक साधारण इंसान नहीं लग रहा था, अपनी उंगलियों को पंजों की तरह हवा में लहरा रहा था। उसकी हर हरकत के साथ जमीन से काली धूल उड़ रही थी। अयान ने खंजर को मजबूती से पकड़ा। उसका हाथ लहूलुहान था, लेकिन खंजर की अलौकिक शक्ति ने उसके घाव के दर्द को सुन्न कर दिया था। पीछे हट जाओ विक्रांत! अयान चिल्लाया। ये खून का खेल अब खत्म होगा। विक्रांत एक अमानवीय गति से अयान की ओर झपटा। उसने अपने भारी हाथ से अयान के कंधे पर वार किया, जिससे अयान सीधे एक पत्थर के खंभे से जा टकराया। खंजर उसके हाथ से छिटककर कुछ दूर जा गिरा। रंजीत सिंह, जो अब पूरी तरह शैतानी मद में था, ठहाका मारते हुए आगे बढ़ा। बेवकूफ लड़के, तुम्हें लगा एक खिलौना तुम्हें बचा लेगा? अघोर को जगाने के लिए बस कुछ और बूंदे चाहिए।
गांव वाले अयान को चारों ओर से घेरने लगे। उनकी आंखों में अब कोई चेतना नहीं थी। वे बस कठपुतलियों की तरह विक्रांत के इशारों पर नाच रहे थे। तभी मंदिर के मुख्य द्वार से एक परछाई अंदर दाखिल हुई। वो काका थे, लेकिन इस बार वे व्हीलचेयर पर नहीं थे। वे अपने पैरों पर मजबूती से खड़े थे और उनके हाथ में एक पुरानी तांबे की छड़ी थी। अयान ने राहत की सांस ली। काका, मेरी मदद कीजिए। लेकिन काका के चेहरे पर वो दयालु भाव नहीं था जो हवेली में दिखा था। वे धीरे धीरे चलकर खंजर के पास पहुंचे और उसे उठा लिया। विक्रांत और रंजीत अचानक रुक गए और उन्होंने काका के सामने अपना सिर झुका दिया। अयान का दिल बैठ गया। ये क्या हो रहा था? अयान, मेरे बच्चे। काका की आवाज अब सूखी पत्तियों जैसी नहीं, बल्कि लोहे जैसी सख्त थी। तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया। इस खंजर को ढूंढना नामुमकिन था अगर तुम्हारी रगों में वो खून न होता। विक्रांत तो बस एक मोहरा था तुम्हें यहां खींच लाने के लिए। अयान हक्का बक्का रह गया। आप भी इनके साथ मिले हुए हैं? काका जोर से हंसे। मिले हुए? मैं इस पूरी बिसात का खिलाड़ी हूं। तुम्हारे पिता ने मुझसे गद्दारी की थी। उन्होंने अघोर की शक्ति को चुराकर इस खंजर में कैद कर दिया था। मुझे उस शक्ति को वापस पाने के लिए तुम्हारे जैसे शुद्ध उत्तराधिकारी की बलि चाहिए थी, जो स्वेच्छा से इस खंजर को जागृत करे। अयान को अपनी गलती का एहसास हुआ। काका ने ही उसे गुमराह किया था ताकि वो खंजर को उसके गुप्त स्थान से बाहर निकाल सके। अब खंजर जाग चुका था और उसकी शक्ति काका के हाथों में थी। विक्रांत, जिसे अयान अपना भाई समझकर बचाने की सोच रहा था, असल में काका द्वारा बनाया गया एक मांस का पुतला था जिसमें केवल नफरत भरी थी। काका ने खंजर की नोक अयान की गर्दन पर टिका दी। अब अंतिम अभिषेक का समय है। जैसे ही काका ने प्रहार करने के लिए हाथ उठाया, मंदिर की छत से एक भारी पत्थर गिरा। ऊपर समीर की आत्मा जैसी एक धुंधली आकृति दिखाई दी। ये समीर नहीं था, बल्कि वो समीर की डायरी में छिपा एक सुरक्षा घेरा था जिसे समीर ने अपने शोध के दौरान प्राचीन मंत्रों से तैयार किया था। उस क्षणिक व्यवधान का फायदा उठाकर अयान ने अपनी पूरी ताकत से काका के पैरों पर हमला किया। खंजर काका के हाथ से फिसलकर फिर से अयान के पास आ गिरा। जैसे ही अयान ने उसे छुआ, खंजर से एक जोरदार धमाका हुआ और नीली रोशनी ने पूरे प्रांगण को भर दिया। विक्रांत और रंजीत उस रोशनी को सहन नहीं कर सके और उनकी त्वचा जलने लगी। काका चिल्लाए, नहीं, तुम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। अयान ने खंजर को जमीन में गाड़ दिया और जोर से चिल्लाया, मैं इसे नियंत्रित नहीं कर रहा, मैं इसे नष्ट कर रहा हूं। मंदिर की दीवारें दरकने लगी, जमीन फटने लगी और नीचे से वही काला धुआं निकलने लगा जो अघोर की निशानी था। लेकिन इस बार वो धुआं अयान को नहीं, बल्कि काका और उनके अनुयायियों को अपनी चपेट में ले रहा था। अयान ने देखा कि विक्रांत के चेहरे से वो डरावना नकाब उतर रहा था। एक पल के लिए उसे अपने असली भाई की झलक दिखी, जिसकी आंखों में केवल दर्द और माफी थी। भागो अयान, भागो! विक्रांत की आखिरी चीख गूंजी। अयान ने खंजर को अपनी पूरी जान लगाकर घुमाया और उसे मंदिर के बीचों बीच बने उस प्राचीन कुंड में फेंक दिया। एक भयंकर गर्जना हुई और पूरा मंदिर मलबे में तब्दील होने लगा। अयान मलबे के बीच से रास्ता बनाते हुए बाहर की ओर भागा। पीछे मुड़कर देखा तो काका, रंजीत और विक्रांत उस काली आग में समा रहे थे। जब वो मंदिर के बाहर निकला तो भोर होने वाली थी। आसमान में सूरज की पहली किरण दिखाई दे रही थी। मायापुर की वो
काली अमावस्या खत्म हो चुकी थी, लेकिन अयान जानता था कि ये अंत नहीं है। उसने अपने बैग में हाथ डाला तो उसे समीर की डायरी का वो आखिरी फटा हुआ पन्ना मिला जो उसने पहले नहीं देखा था। उस पर लिखा था, अघोर कभी मरता नहीं, वो बस अपना पात्र बदलता है। अयान ने अपने कंधे के उस जन्म चिन्ह को देखा। वो अब काला पड़ चुका था और उसमें एक हल्की सी चुभन हो रही थी। सुबह की पहली किरणें मायापुर के आसमान पर छा रही थीं, लेकिन वो रोशनी सुकून देने वाली नहीं थी। मंदिर का ढांचा अब मलबे का ढेर बन चुका था। चारों ओर धुएं और राख का गुबार था। अयान हाफते हुए मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर अनगिनत जख्म थे। उसे लग रहा था कि सब खत्म हो गया है। काका, रंजीत और वो खौफनाक विक्रांत सब उस काली आग में समा चुके थे। गांव में अजीब सा सन्नाटा था। जो गांव वाले कल रात पागलों की तरह नाच रहे थे, वे अब अपने घरों के बाहर बुत बने बैठे थे, जैसे उनकी आत्माएं ही निकाल ली गई हों। अयान ने अपनी जीप की ओर कदम बढ़ाए। उसे बस यहां से दूर जाना था। जैसे ही उसने जीप का दरवाजा खोला, उसकी नजर डैशबोर्ड पर पड़ी। वहां समीर की वही डायरी रखी थी जिसे उसने मंदिर के मलबे में खोया हुआ समझ लिया था। अयान के हाथ कांपने लगे। उसने डायरी उठाई तो देखा कि उसका अंतिम पन्ना अब पूरी तरह बदल चुका था। उस पर कोई नक्शा नहीं था, बल्कि अयान का अपना चेहरा बना हुआ था और उस तस्वीर के नीचे लिखा था, पात्र तैयार है। अयान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने कंधे के उस जन्म चिन्ह को छुआ जहां अब तेज जलन हो रही थी। उसने शीशे में देखा तो उसकी चीख निकल गई। वो निशान अब एक साधारण धब्बा नहीं था, बल्कि वो धीरे धीरे अघोर के उस प्राचीन प्रतीक का आकार ले रहा था जिसे उसने मंदिर की दीवारों पर देखा था। नहीं, ये नहीं हो सकता, अयान चिल्लाया। तभी उसे पीछे की सीट से एक ठंडी सरसराहट सुनाई दी। तुमने सोचा था कि खंजर को नष्ट करके तुम जीत जाओगे? ये काका की आवाज थी। अयान ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल हवा में गूंजती हुई वो आवाज थी। वो खंजर शक्ति को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसे हस्तांतरित करने के लिए था। तुमने उसे उस पवित्र कुंड में फेंक कर अघोर को पूरी तरह आजाद कर दिया, और आजाद होने के बाद उसे एक नए शरीर की जरूरत थी। एक ऐसे शरीर की जिसकी रगों में इस खानदान का शुद्ध खून दौड़ रहा हो। अयान को पुरानी हवेली की वो बात याद आई, स्वागत है छोटे भाई। उसे एहसास हुआ कि विक्रांत कभी असली खतरा था ही नहीं। विक्रांत तो बस एक ढाल था ताकि असली अघोर अयान के भीतर प्रवेश कर सके। विक्रांत की वो आखिरी चीख, भागो अयान, दरअसल एक चेतावनी थी जो अयान समझ नहीं पाया। अयान ने अपनी जेब से वो छोटा सा पन्ना निकाला जो समीर ने लिखा था। उस पर एक छोटी सी पंक्ति अब साफ दिखाई दे रही थी, जो अंत करने आएगा वही नया आरंभ बनेगा। गांव के लोग धीरे धीरे जीप के चारों ओर इकट्ठा होने लगे। उनके चेहरों पर अब खौफ नहीं था, बल्कि एक गहरी श्रद्धा थी। वे सब एक साथ घुटनों के बल बैठ गए और अपना सिर झुका लिया। महाराज की जय हो, अघोर की जय हो। उनकी आवाजों ने अयान के कानों को सुन्न कर दिया। अयान ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और अपने कनपटी पर रख ली। वो इस शैतानी शक्ति का मोहरा नहीं बनना चाहता था। उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ पत्थर की तरह जम गया। वो अपनी ही उंगलियों पर नियंत्रण खो चुका था। उसकी आंखों का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। उसे अब अंधेरे में भी साफ दिखाई दे रहा था। उसे गांव की मिट्टी के नीचे दबी हर एक लाश की आहट सुनाई दे रही थी। वो महसूस कर सकता था कि काका की रूह
अब उसके दिमाग के एक कोने में अट्टहास कर रही थी। अयान ने एक आखिरी बार अपनी बंद होती इंसानी चेतना से समीर को याद किया। उसे समझ आया कि समीर ने अपनी जान क्यों दी थी। वो अयान को बचाना नहीं चाहता था, वो उसे यहां आने से रोकना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अयान का यहां आना ही इस शाप की अंतिम कड़ी है। अयान जीप से बाहर निकला। उसके चलने का अंदाज अब बदल चुका था। उसकी आवाज अब भारी और गूंजती हुई थी। उसने आसमान की ओर देखा, जहां सूरज अब काला पड़ रहा था। एक और ग्रहण की आहट। उसने अपने हाथ हवा में उठाए और पूरे मायापुर की जमीन एक बार फिर थरथराने लगी। मंदिर के मलबे से वही नीलम जड़ा खंजर उड़कर सीधे अयान के हाथ में आ गया, लेकिन अब उसकी रोशनी नीली नहीं बल्कि रक्तिम लाल थी। मायापुर का अभिशाप खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वो अब एक नए और अधिक शक्तिशाली रूप में जीवित हो उठा था। अयान, जो एक रक्षक बनकर आया था, अब वो स्वयं वो विनाशक बन चुका था जिससे वो भाग रहा था। कहानी का अंत वहां हुआ जहां से शुरू हुई थी, लेकिन इस बार विक्रांत मर चुका था और अघोर अयान का शासन शुरू हो चुका था। गांव की सीमा पर लगे उस पुराने बोर्ड पर अब खून से एक नई लाइन लिखी थी। यहां से कोई वापस नहीं जाता, क्योंकि यह मृत्यु भी जीवित है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हम जिस चीज से सबसे ज्यादा भागते हैं, अंत में वही हमारी नियति बन जाती है। विरासत केवल धन दौलत की नहीं होती, कभी कभी वो उन पापों की भी होती है जिन्हें हमारे पूर्वज पीछे छोड़ जाते हैं। कहानी का दूसरा भाग काफी सस्पेंस से भरा हुआ है, तो कृपया कमेंट करके बताएं कि दूसरा भाग जानना है क्या आपको। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस कहानी का दूसरा भाग जानना है तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं। प्लीज लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे आप दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हम मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।